मोरवा विस्थापन को लेकर एनसीएल से विस्थापन मंचों की अहम बैठक संपन्न। कई मुद्दों पर बनी सहमति। शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। कोल खदानों के विस्तार के लिए मोरवा विस्थापन को लेकर बुधवार को विस्थापन मंचों के साथ एनसीएल प्रबंधन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें एनसीएल प्रबंधन ने प्रमुख विस्थापन मंचों के कई मुद्दों पर सहमति जता दी है। इसके बाद सिंगरौली विस्थापन मंच समेत सिंगरौली पुनर्स्थापना मंच के पदाधिकारी बहुत हद तक संतुष्ट दिखे। इसके विपरीत शासकीय भूमि पर बसे लोगों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। गौरतलब है कि आज की बैठक में विस्थापन मंचों द्वारा शासकीय भूमि पर पट्टा विहीन पात्र विस्थापितों को 15 लाख R&R राशि के रूप में दिए जाने की मांग रखी गई थी, जिसके जवाब में एनसीएल प्रबंधन ने बीते 9 अप्रैल एवं 22 अप्रैल को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक का हवाला देते हुए बताया कि उक्त बैठक में गहन विचार विमर्श उपरांत देय राशि का निर्णय लेकर अवगत किया गया है। अतः इस विषय वस्तु पर अगला निर्णय प्रशासन के मार्गदर्शन पर ही निर्भर होगा। एनसीएल सभागार में हुई बैठक के दौरान उपबंध हटाने समेत क्लब के मुद्दे पर राजस्व ग्राम अथवा क्लस्टर में स्थित अलग अलग प्रकृति के भूखंडों के मूल्य की गणना अलग अलग की जाने पर स्वीकृति बनी। इसके साथ ही भवन के प्रतिकार एवं परिवार के मुखिया को मिलने वाली 15 लाख R&R पात्रता के एवरेज की राशि अग्रिम भुगतान के रूप में भी दी जाएगी। वहीं अब व्यावसायिक भवनों के मूल्य पर टाइल्स समेत फॉल सीलिंग आदि भी जोड़ा जाएगा। वहीं मोरवा बाजार को बसाने के लिए भूमि उपलब्ध करने समेत किराएदारों को मिलने वाले लाभों पर भी गहन चर्चा की गई है। आज की बैठक उपरांत CMDB साईराम समेत एनसीएल प्रबंधन व विस्थापन मंचों के मौजूद सदस्यों ने मोमेंट्स ऑफ मिनट्स पर हस्ताक्षर किए। इसके उपरांत उन्हें इसकी कॉपी मुहैया करा दी गई है। नमस्कार। अप्रैल महीने के अंत में एनसीएल प्रबंधन के साथ विस्थापित मंचों की एक अहम बैठक, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, कई के हल निकाले गए। कुछ हल अभी भी निकाले जाने हैं, लगातार वार्ता जारी है। ऐसे में दोनों प्रमुख मंचों के जो सदस्य वहां गए थे वो कुछ हद तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम सिंगरौली विस्थापन मंच के सदस्य ललित श्रीवास्तव जी से जानेंगे कि क्या बैठक में हुआ और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। ललित जी नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम हमें ये बताइए कि आज की बैठक में एनसीएल प्रबंधन आपके और अन्य मंचों के कुल कितने सदस्य थे जिनके द्वारा आज वार्ता की गई? लगभग हम लोग 10 सदस्य थे, लेकिन थोड़ा सा एक बात पहले बोल देंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब CMD साहब से मीटिंग हुई थी और वो अच्छी नहीं होने के कारण, तो आप लोगों ने जो सहयोग किया, सबके विचार लिए, भावनाएं प्रकट करी, बताई, और ये आपने इसको लोगों को दिखाया, उसके कारण हमारी बात वहाँ तक पहुँची कि ये बहुत तेज़ी से असंतुष्ट हैं। तो उसका प्रभाव है कि आप लोगों के समाचार से कि आज हम इस स्थिति में आए हैं कि आज उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज किन किन मुद्दों पे विशेष तौर पर चर्चा हुई, कृपया एक एक करके बिंदुवार आप बताएं। आज प्रथम तो बिंदु था कि उपबंध, तो उपबंध से हम लोगों को इसको आप अलग करिए, और उसके लिए एक वल्लभ भवन का पत्र था जो मैं अपने कार्य से भोपाल गया था तो लेकर आया था। ये आदेश है दिनांक 3/2/22 का। तो इसमें कुछ अब नई गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, तो उनको लेने के बाद में वो बंद पूरी तरह समाप्त हो गया। तो 12 डिसमिल का जो पहले 12.5 डिसमिल या 500 स्क्वायर मीटर का जो पैसा हम लोगों को 200 स्क्वायर मीटर तक पूरा, फिर 350 तक 60%, 80% से 60% ऐसा करके उसमें हर व्यक्ति का 15-15, 20-20 लाख रुपए नुकसान हो रहा है, जिसका जैसा भूगोल छोटा बड़ा था उस हिसाब से। तो अभी वो 12 डिसमिल तक का तो एकदम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पूरा संपूर्ण राशि मिलेगी जो दर है उससे, लगभग 9,000 की जो दर है उसके हिसाब से। और रह गया बात, अब समस्या आती थी कि उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा में जो पुराना निर्णय था उसके हिसाब से गाइडलाइन में 1.5 गुना कृषि भूमि के रेट का, तो वो तकरीबन पड़ता था 350 रुपये वर्ग मीटर। यदि किसी की मान लीजिए ज़मीन 500 वर्ग मीटर का हो गया, उसके बाद में 1,000 वर्ग मीटर की भूमि और है, या खेती की भूमि, कैसी भी भूमि है, तो उसको वो राशि बहुत कम हो जाती थी। उस राशि के कम हो जाने के कारण थोड़ा सा सब में गुस्सा था कि भाई इतना कम पैसे में हमारा काम कैसे हो पाएगा। तो अब ये जो राशि बढ़ करके नए कानून से, जो मैंने अभी आपको बताया कि भोपाल से लेकर के आया था, उससे ये 5,280 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो गई। तो लगभग जो है 1.5 गुने के हिसाब से वो 525 रुपये होती थी, और ये लगभग हो गई 5,280 रुपया। तो अभी किसी के पास कितना भी बड़ा भूखंड है, तो 12 डिसमिल तक का पूरा, मतलब 8-9 हज़ार के लगभग का, और शेष भूमि का 5,280 की दर से उसको ये एक बड़ा अंतर माना जाएगा। बहुत बड़ा अंतर, 10 गुना बड़ा अंतर।
इस पत्र ने इतना मदद किया है कि भूमि स्वामी जो है, बड़ी भूमियों के स्वामी हैं, उनको जो बहुत ज़्यादा नुकसान था, उनको अब उस मामले में बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा है। ये जो मोरवा में जमीनों को क्लब करने की व्यवस्था की गई थी अंचल की, उसके वो क्लब करने वाली बात में ये हुआ कि जो एक राजस्व में भूमि है वो सिर्फ क्लब की जाएगी। पहले ये कह रहे थे कि जो जितना विस्थापन है क्षेत्र है उसको सबको हम जोड़ेंगे, तो फिर उसमें कुछ क्लियरिफिकेशन आए, कुछ गाइडलाइन हम लोगों ने दिखाया, कुछ उन्होंने पता किया। तो अब ये हुआ है कि जो पटवारी हल्का कहलाता है रेवेन्यू सर्किल, उसमें जिसकी भूमि होंगी वो जोड़ दी जाएगी। मतलब चटका अलग, पंजरे अलग, मढ़ौली अलग। हाँ, ये तीन सर्किल यहाँ पड़ रहे हैं, तो तीनों की भूमियाँ अलग अलग सबका होगा। एक ही सर्किल में यदि 2 भूमि होंगी तो जुड़ जाएंगी, लेकिन यदि एक ही सर्किल में 2 भूमि ऐसी हैं कि एक व्यवसायिक है, एक आवासीय है, तब भी वो नहीं जुड़ेगी, तब भी नहीं जुड़ेगी। और टाइल्स वगैरह को लेके तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कि मैं चाहूँगा कि बिंदुवार एक चीज़ों पर आप स्पष्टीकरण देते चलें ताकि स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए कि आज किन किन मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई थी। टाइल्स वाली बात बता देते हैं। पहले क्या था कि इन्होंने ये कहा था कि हम जो आवासीय हैं सिर्फ उसमें आपको टाइल्स का रेट देंगे अलग से, लेकिन हम लोग आज इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए CMD साहब को, और उन्होंने बहुत काफ़ी अपने बड़े स्तर पर बात करके 2-3 बार में फिर इस बात का समाधान कर पाए कि अब हम व्यावसायिक जो लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया साहब 10 बाई 15 की दुकान, छोटी छोटी दुकानें हैं सबकी, उसमें टाइल्स वाइल्स लगाया है तो उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने उसको भी स्वीकार कर लिया है। अब चाहे आवासीय में टाइल्स हो, फॉल सीलिंग हो, चाहे व्यवसायी में, व्यापारिक क्षेत्र में, व्यवसायिक भूखंड में टाइल्स हो या फॉल सीलिंग हो या अन्य कोई चीज़ ऐसा है इंटीरियर का, वॉल पैनलिंग वगैरह, तो उसका पैसा भी मिलेगा। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट आया था कि जो हम लोगों को जहाँ मामला बिगड़ गया था CMD साहब से, उन्होंने कहा था कि हम आपको भवन का पैसा देंगे विस्थापन के पूर्व जाने के, कि कितना देंगे साहब हमको, 6 महीने का समय जो आपने निर्धारित किया है उस टाइम में कितना पैसा देंगे हमको। तो उन्होंने ये कह दिया था कि हम सिर्फ आपको भवन का जो मूल्य होगा वो देंगे, जबकि पहले चल जाएगी कि भवन का मूल्य और उसका सोलेटियम देंगे। तो वो बात जो है डिफर कर गई थी, इसीलिए गड़बड़ी हुई थी, असंतुष्टि का वातावरण निर्मित हो गया था। तो अब ये तय हो गया है कि जो भवन है उसका मूल्य और उस पर जो सोलेटियम मिलता है वो यानी कि डबल करके, और एक हम लोग को मांग रहे हैं 2-3 लोगों का जो 15-15 लाख रुपए है वो भी दीजिए, लेकिन इसको भी उन्होंने बहुत कानून विनय के बाद ही स्वीकार किया कि एक 15 लाख जो भूस्वामी का है, भूस्वामी का एक भूस्वामी का 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए जो आप अगर नहीं ले रहे हो प्लॉट तो हाँ, वो भवन और भवन पर लगने वाला सोलेशियम ये आपको पहले भुगतान करना है। भवन पर लगने वाला सोलेशियम और 18 लाख नहीं, 15 लाख। 18 लाख इसलिए नहीं क्योंकि अभी भी हमारा भूखंड लेने का ऑप्शन खुला है। हम 15 लाख लेंगे तो वो एक अलग चीज़ है, 18 लाख हमको भूखंड के बदले है। यदि उसमें से कोई लोग बोलते हैं कि हमको भूखंड चाहिए है, पुनर्वास क्षेत्र में भूखंड चाहिए, तो वो 18 लाख न लें, और जिसको नहीं चाहिए वो 18 लाख ले लेंगे। पुनर्वास स्थल पे एक बड़ी बात चल रही है, पुनर्वास स्थल तो इनको बनाना पड़ेगा, इस पे इनकी लेट तिथि पे क्या कहेंगे? नहीं, पुनर्वास स्थल के लिए तो ये भी स्वीकार करते हैं, CMD साहब भी करते हैं कि यदि कोई नहीं मानेगा तो उसको हमको भूखंड देना है। और इसके अलावा और भी इनके दायित्व हैं, क्योंकि कोई मंदिर जो है वो अपने आप जाकर के वहाँ स्थापित नहीं हो जाएगा, उसके लिए पब्लिक चाहिए। स्कूल कॉलेजों का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो भी बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, स्कूल कॉलेज के लिए भी एक पूर्व चर्चा हुई थी। उन्होंने बोला था हम एक स्कूल एक कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स का ऐसा करके वहाँ पर देंगे, और जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो तो देना होता है। फिर जो पुनर्वास का रूल रेगुलेशन है तो CMD है, कानून का बेहतर ज्ञान उनको है, उनके साथ उनकी पूरी टीम है, उनको मालूम है पुनर्वास के लिए क्या क्या लगता है, देंगे, और उसकी मॉनिटरिंग भी कलेक्टर करते हैं और वो उनकी जवाबदेही है। पूर्व में देखा गया है कि अंचल द्वारा जहाँ भी पुनर्वास स्थल बनाए गए हैं वो संतोषजनक कहीं नहीं रहा है। इसीलिए ये बात चर्चा का विषय बनी हुई कि अगर आप 6 महीने में हमें अपना मकान बना करके ये आवास खाली करने के लिए या जो आपका प्रतिष्ठान है खाली करने की आप समय दे रहे हो, तो क्या 6 महीने में आप पुनर्वास स्थल डेवलप करके दे पाओगे? लगता तो नहीं किस ढंग से डेवलप करके दे पाएंगे, लेकिन कुछ यदि डाटा इनके पास पहुंच जाए कि हमको साहब पुनर्वास में स्थान चाहिए है तो हो सकता है इसमें कोई प्रयास करें। और रह गया सवाल ये कि पहले जो चर्चा हो रही थी पुनर्वास की, तो हम लोगों ने ये कहा था कि आप क्षेत्र को लेबल कर लीजिए
और उसमें खंड खंड बांट करके आवंटन कर दीजिए, सड़कों का मार्किंग कर दीजिए, और हमारा इधर निर्माण घरों का होता रहेगा और आप भी डेवलपमेंट का कार्य करते रहिए, क्योंकि हम निर्माण करेंगे तो सड़कें आप अभी बना दोगे तो टूटेगी, तो वो पैरेलल ही दोनों करेंगे। हाँ, पैरेलल हो तभी कुछ उसका भविष्य होगा। पैरेलल होने से ही वो बेहतर हो जाएगा। और क्या प्रमुख मुद्दे थे? हाँ, एक मुद्दा ये था कि यदि कुछ भूखंड जो है, कुछ भवन स्वामी ऐसे हैं जिन्होंने अनुबंध के आधार पर दूसरे की भूमि में अपना मकान निर्माण कर रखा है, तो उसमें ये शुरू से चर्चा चलती रही, लेकिन उसमें आगे पीछे होता रहा, और आज अंतिम तौर पर इसमें बात हो गई है कि जो भवन स्वामी है उसे हम मकान का उसकी कीमत, भवन की कीमत सोलेशियम देंगे, और एक पहली सभा में तय हुआ था कि 5 लाख रुपया प्रति वयस्क सदस्य को देने का, 5 या 6 लाख में। इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, क्योंकि जो आप हमें बता रहे हैं मेरे हिसाब से वो एग्रीमेंट की भूमि की बात चर्चा चल रही थी। हमारे कहने का मतलब कि ललित श्रीवास्तव जी की भूमि है जिस पर मनीष चौधरी ने एग्रीमेंट करके मकान बनाया है, तो वो पैसा अब मनीष को मिलेगा सोलेशियम के साथ पहले। हाँ। पर ये जो जमीन की कीमत है ये किसको मिलेगा? वो तो भूस्वामी को ही मिलेगा। भूस्वामी को मिलेगा। हाँ, जमीन की कीमत भूस्वामी को हर हाल में। भूस्वामी को शुरुआत में मिलेगा, ये खाली करवाने के बाद मिलेगा? नहीं, भूस्वामी को तो हमको भी खाली कराने के बाद मिलेगा। आपका स्वयं का मकान, स्वयं की भूमि है, वो भी खाली कराने के बाद ही मिलेगा। नहीं, जैसे ये चर्चा चली थी ना सोलेशियम, और वो पहले दे देंगे आपको। हाँ। फिर उसके बाद फिर जब डिमोलिश करोगे तब आपको बाकी पैसा देंगे। हाँ, हाँ। तो इसमें तो दो किरदार हो जाएंगे। हाँ। एक भूस्वामी हो जाएगा, एक अन्य आदमी जिसका मकान बना है। हाँ, तो जब अब इसको पैसा मिलेगा तो इसके लिए भी रास्ते खुलेंगे कहीं अन्य जाने के लिए या पुनर्वास के लिए, तो अब ये भी तोड़ने की स्थिति बन पाएगी। अभी तक तो इसको कुछ मिल नहीं रहा था, पैसा उधर चला जाता था, वो जब देता तो वो होता। और इनको अभी एनसीएल को भी बात समझ में आई थी कि इस तरह के भूखंड नहीं खाली कराए जा सकते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। बस थोड़ी सी उसमें बात यह है कि लास्ट में उन्होंने एक लाइन लिखा है कि सॉलिसिटर को हमने पत्र दिया है और इस संदर्भ में त्वरित कार्यवाही हो, इसलिए डायरेक्टर पर्सनल वहाँ जाने के लिए हैं, तो इसको भी फॉलो करके और सॉलिसिटर को जवाब लेके आएंगे। और कोई प्रमुख मुद्दे आज की उसमें विषय पे? इसमें एक मुद्दा ये था कि जो शासकीय भूमि पर जो लोग बसे हुए हैं, जो पट्टा विहीन है, पट्टा वालों को सब कुछ मिलेगा, जो पट्टा विहीन है, कब्जेदार हैं ये मान लीजिए, तो हम लोगों की शुरू से डिमांड थी कि 15 लाख रुपए उनको आरएनआर के बदले दिए जाए, और जो जैसा हम लोगों को है वैसे दिया जाए, जैसे बाकी को दे रहे हैं वैसे दिया जाए। तो उसमें इन्होंने इस मुद्दे को एक ढंग से आप कहिए कि घुमा दिया हम लोगों को, ये बोलते हुए कि उन लोगों के जो मंच है वो हमारे यहाँ निरंतर संपर्क में है, और उनके मंच को हम 9 अप्रैल को और 22 अप्रैल को कलेक्टर के यहाँ भी कुछ वार्ता हुई थी, ये लोग मुख्यालय गए थे, वहाँ भी कुछ सीएमडी से वार्ता हुई थी, तो बोले उस संबंध में हमारी उनकी चर्चा निरंतर चल रही है, और उसमें भी यदि कोई भी वृद्धि होगी तो कलेक्टर के यहाँ जा करके और एक सामंजस्य बिठा करके हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल के तौर पर कोई स्पष्ट नहीं किया है कि इनका हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले कलेक्टर साहब के पास बैठक हुई थी उसके आधार पर वो चले। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आप लोग की समस्या अलग टाइप की है और उनका मंच अलग टाइप की समस्याएं बता रहा है, इसलिए जब हमारे पास वो डायरेक्ट आ रहे हैं शासकीय भूखंड वाले, तो आप हमको जो है इस संबंध में आप चर्चा ना करें, कलेक्टर के यहाँ वो डायरेक्ट जा रहे हैं, तो हम लोग वही चर्चा करने दीजिए। हम लोगों ने चर्चा से इसमें से हाथ जोड़ लिया। और कोई मुद्दे विशेष? हाँ, एक था हम लोगों का बाजार, यहाँ की जो दुकानें हैं उसका स्थानांतरण के लिए कहाँ भूखंड मिल जाए, तो ये बहुत दिन पहले से बात हो रही थी, नगर निगम कमिश्नर भी आए थे, उनसे भी चर्चा हुई थी, कलेक्टर साहब से हुई, तो ये बात आ रही थी कि सीएमडी जो है भूमि अधिग्रहण करके दें, या जो उनकी अपनी भूमि है उसमें कुछ हिस्सा दें। 15 एकड़ 20 एकड़ हम लोग मांग रहे हैं, 15 एकड़ के लिए बोल रहे थे, तो उस भूमि को डेवलपमेंट का कार्य जो है हम लोग इनसे करा लेंगे, नगर निगम से, और जो उसका आवंटन है वो ये कर देंगे, एनसीएल वाले कर देंगे, जिससे आप जो क्राइटेरिया बनाएंगे, तो बाजार जो है थोड़ा सा एक फिर से आसार मिल जाएंगे कि हाँ जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो मतलब निगम क्षेत्र में ये अपना उसके लिए हाँ भूखंड देने को तैयार है। ये भूखंड देने के लिए अभी एक्चुअली तैयार हैं। अब कौन सा भूखंड मिलता है उस पर डिपेंड करता है, कहीं अधिग्रहित करते हैं वो या एनसीएल अपनी भूमि में से देता है। हम लोग की प्रायोरिटी यही है, और उसमें सीएमडी साहब ने बोला भी है कि हमारे पास 2 भूखंड हैं वहाँ पर,
तो हम देखते हैं उसमें कौन सा हमें जो है सुविधाजनक होगा, और प्रशासन से भी बात करनी होगी, क्योंकि कुछ उन्होंने अपने उपयोग में रखा है। मतलब वो अपने उपयोग में रखे हैं। जहाँ आप जो बता रहे हैं, जो विंध्यनगर और बैढ़न के बीच में एनसीएल की 2 भूखंड जो पड़े हुए हैं, उसमें से एक पे अलॉट होने की बात चल रही है, और संभवतः कि मुख्यालय भी बैढ़न जाएगा। इस पर कोई चर्चा नहीं, मुख्यालय के बारे में कोई चर्चा नहीं, और इसकी गोपनीयता वो बरकरार रखते हैं, इसलिए चर्चा नहीं करते। किराएदारों पे जो सर्वे हो रहा है उस पर क्या हो आपकी बात? किराएदारों पर जो सर्वे हो रहा है, पुराना जो ड्राफ्ट उन्होंने निकाला था, बोले उस पर हम आज भी हैं। 2 तरह का उनका कंपनसेशन बनेगा। किराएदार बतौर किराएदार वो नहीं मान रहे हैं उसको, वो यही मान रहे हैं कि इसकी आजीविका यहाँ से जा रही है और वो भूमिहीन है, तो उस स्थिति, हाँ, प्रभावित मान चल रहे हैं। उस स्थिति में वो उसके लिए उन्होंने कुछ धनराशि इकट्ठा कर रखी है, टेबल दिया हुआ है, जो पुराने ड्राफ्ट लोगों के पास, सबके पास में है, उसी ड्राफ्ट के अनुसार वो राशि देंगे। जिसका भूखंड और जिसका आवास और व्यवसाय दोनों चिन्ह रहा है, उसको कुछ थोड़ा ज़्यादा राशि है, और जो सड़क पर व्यापार करते हैं उनके लिए 25,000 की एक अलग राशि है। मैं जिस प्रकार इस कागज को देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार से अब एनसीएल प्रबंधन मोमेंट्स ऑफ मिनट्स आप लोगों को जारी करना शुरू कर दिया है, क्या सही है? हाँ, जारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली शर्त हम लोग ये थी कि चाहे जितना बिठा लीजिए, जो आज तय होगा आज कंक्लूड होगा, और जो आपने मिनट्स बनाए हैं उसको हमको कॉपी देंगे। तो हम लोग सुबह 12 बजे गए थे और अभी तकरीबन 4 बजे के बाद आए, मिलने लगा। मोमेंट्स ऑफ मिनट जारी होना शुरू हो गया है एनसीएल प्रबंधन के हस्ताक्षर के साथ। ये वो मांग पत्र है जिसे लेकर आज विशेष चर्चा हुई है। पीछे की तरफ भी दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें सारे प्रतिनिधि जितने पहुंचे थे, साथ साथ एनसीएल प्रबंधन के जितने जिम्मेदार अधिकारी थे, सीएमडी साथ सिग्नेचर के साथ, अब ये बातें क्लियर होने लगी है कि अब एनसीएल प्रबंधन अब पलट नहीं पाएगा और लोगों की भलाई के लिए सोचने में लग गया है। आज की जो सौहार्दपूर्ण बैठक हुई है, इससे तो आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। संभवतः हो सकता है कि शासकीय भूमि बसे लोगों को कुछ हद तक अभी चूँकि स्थिति सही नहीं है तो वो असमंजस में रहेंगे। फिलहाल पिछले गुरुवार को हुई बैठक के बाद आप दोनों मंच एक साथ आ गए थे। आगामी समय में सुनने में मिला था कि अग्रवाल धर्मशाला में एक आम सभा का आयोजन किया जाना था, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। चूँकि हम लोग अभी बीच में एनसीएल के संपर्क में आए और बातें कुछ पॉजिटिव होने लगी, और मिनट्स आज ही मिले हैं, इसको और स्टडी कर लेते हैं। और कुछ लोग शादी ब्याह का सीजन होने के कारण में बाहर गए हुए हैं, तो इस प्रोग्राम को, धर्मशाला वाले जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा हम लोग डेफर कर रहे हैं। 2-4 दिन में वो तय कर लेते हैं कि दिन करना जरूर है। मतलब स्थगन नहीं है, थोड़ा सा लेट किया जा रहा है। आगे आगामी समय में स्थानीय लोगों को जानकारी दी जाएगी, उनकी समस्याओं को भी सुना जाएगा और पूरी तरह से निराकरण करने के लिए जितने भी विकास मंच हैं वो प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, मैं मनीष चौधरी राजकिशोर पांडे के साथ विस्थापन के मुद्दे पर आज फिर आप लोग समक्ष मौजूद था। आगे भी हम लोगों से बने रहेंगे और जानेंगे विस्थापन का हाल।